एवरीवन। सो इस वीडियो में हम संसाधन एवं विकास जो कि क्लास 10th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर उसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव यानी लघु अति लघु ये सबको देखेंगे दीर्घ को। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिखाने कर टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो मैं डायरेक्ट आपका आंसर बताती हूँ कि फर्स्ट का नवीकरण योग्य, पुनः पूर्ति योग्य, फिर अधिक सिंचाई, फिर उत्तरांचल और झारखंड, ये क्या हो जाएगा आपके पांचों ऑब्जेक्टिव का आंसर हो जाएगा। और अब हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसमें है कि 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है ये भी हमें यहाँ पे बताना है। तो आप देखो कि काली मृदा जो होती है, काली मृदा का रंग काला होता है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, और इसका दूसरा नाम क्या है, रेगूर मृदा भी इसे कहा जाता है। तो अगर एग्जाम रेगूर मृदा से रिलेटेड है तो फिर आप याद रखो कि काली मृदा का ही दूसरा नाम है। और ये क्वेश्चन में था कि 3 राज्यों के नाम बता, तो यहाँ मैंने 5 लिखा है क्योंकि मे बी आप 2 एग्जाम टाइम में भूल जाओ तो 3 आपको मिनिमम भी याद रहने ही वाले हैं। तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश याद रखना, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सौराष्ट्र किसका नाम है, तो गुजरात का नाम है। और इसके अलावा जो मालवा है और छत्तीसगढ़ के पठार पर भी ये काली मृदा पाई जाती है। इन विद्याओं का निर्माण इन मृदाओं का होगा, ठीक है, शायद गलती से मिस टाइपिंग हो गया, मिस प्रिंटिंग, कोई नहीं, यहाँ पे मृदाओं होगा का निर्माण लावाजनक सैलों से होता है, यानी वैसे सेल जो लवणजनक होते हैं उससे होता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है, इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। देखो काली मृदा में सबसे अच्छी खेती जो होती है ना वो कपास की ही होती है, तो इसलिए इसको कपास के जो है ना कपास से रिलेट करके इसको क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन है, आप देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत कम रहता है बट ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यानी कोई भी स्टेट बोर्ड या फिर कोई भी सीबीएसई बोर्ड, अगर एनसीईआरटी वहाँ का पैटर्न है तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आप देखो कि पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा के 3 मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो आप देखो जो पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर जो होती है वहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिनकी प्रमुख 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है कि यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र, कौन कौन, तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनता है। निक्षेप क्या होता है आपको पता है, जब लहर आती है उठ के, ठीक है, तो आप देखोगे कि लहर के साथ कुछ कुछ और आता है, तो वो धूल कण ये सब जो होता है ना वो आता है मिट्टी वगैरह, और वो क्या होता है कि पानी यहाँ पे जमता है, वो मिट्टी यहीं रह जाता है और फिर पानी बह के चला जाता है। इसी तरीके से बार बार लहर आता है और कुछ मिट्टी को लाता है और बार बार किनारे पे लगाते जाता है, तो वो लेयर बाय लेयर जो मिट्टी आती है ना उसी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्लियर। और आप देखो सेकेंड में मैंने लिखा है कि जलोढ़ मृदा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली नई जलोढ़ मृदा जिसको खादर कहा जाता है, और दूसरी पुरानी जो जलोढ़ मृदा है उसको बांगर कहा जाता है। तो आप देखो जो खादर होती है नई रहती है, तो नई चीज़ में क्या होगा कि उसमें फर्टिलाइजेशन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, यानी उपजाऊ जो होगी वो भूमि बहुत ज़्यादा होगी। तो वही बात है, जो खादर होता है यानी नई जलोढ़ मृदा होती है वो गन्ने के लिए, चावल के लिए, गेहूँ के लिए और अन्य अनाज और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, क्यों उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो उर्वरक वगैरह जो भी मतलब आप देखो कि उपजाऊ होने के लिए जो भी उसमें चाहिए होता है उपजाऊ भूमि होती है। ठीक है, दूसरी बांगर मृदा जो होती पुरानी होती तो वो उतना ज़्यादा नहीं होती है। फिर इसमें क्या क्या पाया जाता है तो आप देख लो, इसमें पोटास, फास्फोरस, चूने की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। मतलब ये सब जो भी होता है ना, पोटास, फास्फोरस, चूना, ये सब में गहन कृषि जो होता है वो बहुत अच्छे से होता है, इसलिए जलोढ़ मृदा में गहन कृषि के लिए इसको मतलब परफेक्ट माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। क्योंकि आप देखो पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पे क्या होता है कि मिट्टी ऊपर से नीचे आने की संभावना रहती है, तो इसके लिए क्या क्या उपाय है। तो आप देखो विभिन्न मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों के द्वारा मिट्टी का बहाव या कटाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहा जाता है, जिसके रोकथाम के निम्नलिखित तरीके को अपनाया जा सकता है। आप देखो मृदा अपरदन क्या होता है, जैसे यहाँ की मिट्टी है ये उड़ के क्या चली गई, दूसरी जगह चली गई, तो इसी को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, मिट्टी के बहाव को, तो ये उड़ के जाएगी तो हवा से, या फिर क्या है बह के जाएगी तो नदी से। जैसे आप देखो
देखो जलोढ़ मृदा भी आई थी। और उसी तरीके से कई बार क्या होता है कि आप देखो सामान वगैरह के लिए हम ही लोग क्या करते हैं, इंसान मिट्टी को कटवा कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते, तो वहाँ पे भी मिट्टी का हरासमेंट हो रहा है, तो इसी को मृदा अपरदन कहा जाता है। और इसके जो उपाय है वो है कि पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेती करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आप देखो जैसे ये है ना, तो सीढ़ीदार खेती में क्या होता है, राउंड 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 करके पूरे में किया जाता है। तो ऐसे क्या, मान लो यहाँ पे अगर पेड़ वेड़ रहेगा, ठीक है, तो इससे जो पानी आएगा वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ वगैरह है ना वो उसको रोक लेगा, और पानी नहीं बहेगा मिट्टी को लेके तो मिट्टी भी रुक जाएगा। सो सीढ़ीदार खेती जो होती है वो क्या होती है, किसके लिए यूज़फुल होती है, मतलब बहुत परफेक्ट होती है पहाड़ी क्षेत्रों पे। यहाँ पे आप सीढ़ीदार थोड़ी करोगे, ये सिर्फ पहाड़ों पे हो सकता है। फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जाती है और यह पवन द्वारा लगाए गए बल को कमज़ोर करता है। अब क्या करेंगे कि जो भी हम फसल लगा रहे हैं, ठीक है, उस पर क्या करेंगे कि वहाँ पर हम लोग छोटे छोटे घास भी लगा देंगे। घास के क्या होगा कि उसकी जो जड़ें होती है, आप देखो कोई भी पेड़ को उखाड़ोगे तो उसकी जो जड़ें होती है ना, उसकी जड़ों में आप देखोगे थोड़ा थोड़ा मिट्टी मिट्टी ऐसे करके लगा होता है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी पेड़ लगाओगे तो वो मिट्टी को रोक कर रखता है, इसलिए वो ज़रूरी है। उसके बाद क्या है कि इसके अलावा मृदा रोधक बांध बनाकर भी मृदा के बहाव को रोका जा सकता है। मतलब बांध अगर बना देंगे तो उससे क्या होता है कि पानी और मिट्टी दोनों रुक जाता है। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो आप देख लो कि वैसे संसाधन जो जीव मंडल से उत्पन्न होते तथा जिनमें जीवन प्राप्त होता है उन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। यानी जो भी सजीव है वो जैव संसाधन होंगे। अब सजीव कौन कौन है, मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, मत्स्य, पशुधन, ये सब क्या है कि ये सब जीवित है। और इसी के अपोजिट जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है यानी अजैव संसाधन होता है, नॉन लिविंग रिसोर्सेस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वैसे जो संसाधन होते हैं जो निर्जीव होते हैं वो आते हैं, जैसे चट्टान, धातु, मोबाइल फ़ोन, कपड़ा, कुछ भी, ठीक है, ये अजैव संसाधन में आएंगे। अब बारी आती है दीर्घ क्वेश्चन आंसर की कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960 से 61 से वन के अंतर्गत महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है। आप देखो जो वन क्षेत्र है वो कम हो रहा है और ये टाइम भी दिया गया है 60 से 61 के दशक में। तो ऐसा क्यों हुआ कि वन का जो आप देखो कि एरिया है वो कम होते चला गया। तो इसी को हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है, ठीक है। कुल भूमि में 93% भाग से ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है। यानी हम अगर टोटल ज़मीन है 100% तो उसका टोटल यूज़ कितने का होता है, तो मात्र 93 का ही होता है। दूसरे का हो सकता है वहाँ पे बंजर ज़मीन हो, ठीक है, या फिर मतलब अलग इलाका हो, खाड़ी हो, ये सब हो वो सब हो, तो हम 93 का ही यूज़ करते हैं। जो कुल प्राप्त भूमि में से मात्र 46.6 जो भूमि है वही शुद्ध बोए हुए क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी शुद्ध जहाँ पे खेती होती है वो तो मात्र 40% ही जमीन होती है। तो इसीलिए राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1952 में आई थी, इसके अनुसार कहा गया था कि कम से कम 33% जो है, 33 से नहीं, आप 100 का 33 निकाल लो, तो 33% जो ज़मीन है ना वहाँ पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वन लगातार कटते जा रहा है। अब क्यों कटते जा रहा है इसके कारण को हमें बताना। तो आप देखो जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे में उन लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। घर कहाँ बनेगा, ज़मीन में बनेगा। तो लोग क्या करते हैं, ज़मीन वन काट लेते हैं और वहाँ पर घर बना लेते हैं। तो ये पहला कारण। दूसरा औद्योगिकीकरण, जो मशीनें लग रही है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज लग रहे हैं, वो भी लग रहे हैं वनों को काट कर। दूसरा जो भी हम आप देखो कि 3 लाइन 4 लाइन 6 लाइन तक अब बात हो रहा है बिहार में बनने का रोड। तो आप देखो किससे रोड में क्या होगा कि अब खेती तो नहीं कर पाओगे, खेती का एरिया कम होते जाएगा। तो ये भी एक कारण है। एक तरफ से आप देखो कि विकास नहीं करोगे तो आप डेवलप्ड कंट्री में नहीं गिने जाओगे, विकास करोगे तो ये हमारे पर्यावरण के लिए, इन्वायरमेंट के लिए नहीं ठीक है। तो दोनों कंडीशन है। सो हमें ऐसा विकास करना चाहिए जो क्या होना कि दोनों के बीच बैलेंस बना पाए। फिर है कि लगातार भू उपयोग के कारण लगातार ज़मीन का उपयोग होते जा रहा है, तो इसके कारण भी पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं, कटते जा रहे हैं। और भू संसाधन के निम्नीकरण के कारण वनों का कटाव बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम सभी को
सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि अगर हम वनों के प्रतिशत को बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम घटने से भी बचाने की कोशिश करें। सही बात, अगर आप पेड़ नहीं लगा रहे तो कम से कम ये आपकी कोशिश रहे कि आपकी वजह से कोई पेड़ नहीं कटे, यानी आप पेड़ को क्या करो ना, कटने से बचाओ। दूसरी बात, मान लो घर तो आपका नीचे, चलो ठीक है घर, अच्छा मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, कोई नहीं। तो आपका घर क्या है कि मान लो ये आपका घर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मान लो आप रह रहे हो तो आप ऊपर इस पे खेती नहीं कर सकते हो, लेकिन जो ऊपर ज़मीन है इस पे तो आप पेड़ लगा सकते हो, छोटे छोटे गमले में ही, लेकिन लगाओ, आंगन में लगाओ। तो ऐसे क्या होगा ना कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बने रहेगा। नहीं तो आप देखो फिर ग्लोबल वार्मिंग, ये सब कितनी सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, बारिश नहीं हो रहा है, एसिड रेन, आप देखो अम्ल वर्षा हो रही है ताजमहल का, जिसके कारण क्या हो रहा है कि कलर पीला होते जा रहा है, ओजोन लेयर में छेद होते जा रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है और सबका सॉल्यूशन है पेड़। अगर आप पेड़ लगाओगे ना तो ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। सो आप इसी तरीके से क्या करो, अपनी पढ़ाई को करते रहो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।